हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 18 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पता है कि संडे के दिन एक सप्ताह के करंट अफेयर को रिवीजन किया जाता है, जिससे आप सभी का करंट अफेयर में अच्छी तरह से पकड़ हो जाए। तो अगर कोई प्रश्न आप सभी को नहीं याद होता है तो संडे के दिन हम एक बार पूरे प्रश्नों को फिर से रिवीजन करते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनमें से देखना है कि आप सभी को कितना याद है। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। इसमें आप सभी का पूरा टाइम बच जाता है, यानी कि जैसे हम आज के प्रश्न में 40 प्रश्नों को करने वाले हैं। आज के क्लास में 40 प्रश्न करेंगे, जिनमें से देखना है कि हम 40 मिनट के अंदर ये क्लास को समाप्त कर देंगे, यानी कि आपका पूरा टाइम बच जाएगा। 40 मिनट से पहले हम पूरी क्लास को समाप्त कर देंगे, जिसमें आप सभी को व्याख्या दिया जाएगा और लल्लन टॉप प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये क्लास को बनाने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। लेकिन देखते कितने बच्चे हैं, या तो 20 बच्चे देखेंगे या फिर 25 से 30 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आप सभी अगर सहयोग करेंगे तो वीडियो अच्छा जाएगा, रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा, हमको क्लास भी बनाने में अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह कब शुरू होता है? तो यह सन 2000 में शुरू होता है और 2024 में इसकी थीम रखी गई है, क्लिक से प्रगति तक डिजिटल युवा, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं। जैसे 12 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और साथ साथ में हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को 2 दिवस याद रखना है, एक तो भाला फेंक दिवस और दूसरा हथकरघा दिवस। ये 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है मेथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? तो भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया की खोज कहाँ की गई है, जिसका नाम है मेथेनोट्रॉप्स? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में खोजा गया है। इसकी व्याख्या देखें तो मिथेनोट्रॉप्स क्या है? तो यह मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया है। इसकी खोज महाराष्ट्र के बेताल टेकड़ी शहर में हुई है। अगर बात करते हैं मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो धान के खेत से होता है, दलदली भूमि से होता है, या जो खेतों में जो पराली होती है, यानी कि जो धान की पराली होती है उसको अगर खेतों में जला दिया जाता है तो उससे भी अगर पूछे कौन सी गैस निकलती है तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस का सूत्र है CH4, इसका सूत्र है। मीथेन गैस का उत्सर्जन मैंने बता दिया कहाँ से होता है, तो दलदली भूमि से होता है, धान की खेत से होता है, जो पराली जलाई जाती है उससे भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य अवयव पूछे कौन सा है, तो मुख्य अवयव है CH4 यानी मीथेन गैस है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य अवयव पूछे क्या है, तो ब्यूटेन प्रोपेन इसका मुख्य अवयव है। और LPG में रिसाव होने के लिए, अगर उसमें LPG में रिसाव होता है तो उसकी गंध के लिए उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकप्टन उसमें गैस मिलाया जाता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो इसमें पहली और दूसरी पढ़ेंगे, INS जटायु, INS अरिघात, INS कलवरी, INS अरिहंत। तो बताना है कि भारत सरकार के द्वारा दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी लॉन्च हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, INS अरिघात। इसकी व्याख्या देखें तो पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो INS अरिहंत है। दूसरी अभी जो हाल ही में लॉन्च हुई है, यह लॉन्च हुई है INS अरिघात। और इसका निर्माण पूछे कहाँ किया जा रहा है, तो इसका निर्माण विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है, इनका संबंध किससे है?
तो अभी भारत के 3 महान राजाओं के नाम पर समुद्र में खोजी गई 3 संरचनाओं का नाम रखा गया है। एक तो अशोक के नाम पर, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर और तीसरा रखा गया है कल्पतरु के नाम पर। तो ये तीनों संरचनाएं समुद्र में किस समुद्र में खोजी गई हैं? तो यह खोजा गया है अरब हिंद महासागर में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हिंद महासागर में 3 संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, यानी खोजी गई हैं, जिनका नाम हमारे देश के महान राजाओं के नाम पर रखा गया है। अशोक के नाम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर और कल्पतरु के नाम पर। जिनमें जो अशोक है यह क्या है? यह समुद्र में एक अंडाकार आकृति की संरचना है जिसका नाम अशोक रखा गया है। बाकी के दोनों चंद्रगुप्त और कल्पतरु ये कटक यानी रिज है। समुद्र के अंदर, मान लीजिए समुद्र है, समुद्र के अंदर जो भी पर्वत या पहाड़ पाए जाते हैं उनको कटक या रिज बोलते हैं। तो ये समुद्र में कटक और रिज प्राप्त हुए हैं 2, और इनका नाम जो है क्या रखा गया है? चंद्रगुप्त और कल्पतरु। जबकि जो अंडाकार संरचना प्राप्त हुई है उसका नाम अशोक रखा गया है। बात करते हैं कि सम्राट अशोक का पहला शिलालेख में किस चीज़ की उल्लेख की गई है। तो सम्राट अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा का उल्लेख मिलता है। और ये पूछे 13वें अभिलेख में क्या मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध का अगर पूछे वर्णन किस अभिलेख में मिलता है तो वह मिलता है 13वें अभिलेख में। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो देश की पहली जनमन कॉलोनी का निर्माण किस पंचायत में हुआ है? तो शिवपुरी जनपद में हुआ है। आपको बताना है कि शिवपुरी जनपद किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, असम से, झारखंड से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवपुरी जनपद से संबंधित है मध्य प्रदेश से। शिवपुरी जनपद अगर पूछे, यहाँ पर देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है, यानी कि आवास बनाया गया है। और पूछे कि शिवपुरी जनपद का संबंध किस राज्य से है? तो यह संबंधित है मध्य प्रदेश से। पीएम जनमन कॉलोनी की अगर पूछे शुरुआत कब की गई थी? तो यह 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत पीएम मोदी जी के द्वारा की गई थी। 15 नवंबर को ही क्यों की गई थी? क्योंकि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस अगर पूछे किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। इसलिए 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन कॉलोनी की शुरुआत पीएम मोदी जी के द्वारा की जाती है। और पीएम जनमन कॉलोनी के तहत देश की पहली आवासीय घर कहाँ पर बनाया जाता है? तो यह शिवपुरी जनपद में मनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो यह उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। लोकपथ ऐप का निर्माण कहाँ पर किया गया है? लोकपथ ऐप का शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी सड़कों के बीच में जो भी गड्ढे होते हैं इनको कंप्लेन करके भरा जा सके, यानी कि इसको ठीक किया जा सके, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप शुरू की गई है। खजुराहो मंदिर अगर पूछे किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो मंदिर का निर्माण अगर पूछे किस शैली में किया गया है? तो पंचायतन शैली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6वां। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो पहली बार भारत में ग्लोबल महिला कबड्डी लीग की शुरुआत हो रही है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखें तो पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। कबड्डी में अगर पूछे एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। जबकि पूछे दूसरी टीम में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 14 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा जाए कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं, तो आपको आंसर देना है 7 खिलाड़ी। हरियाणा के सीएम कौन है? तो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, यहाँ के सीएम हैं। पहली महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो पहली महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग का आयोजन किया गया था रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी में। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना संबंधित है।
इसकी व्याख्या देखें तो नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना अगर पूछे किस राज्य से संबंधित है तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है जिसका नाम है विदर्भ क्षेत्र, यहाँ पे कम वर्षा होती है। तो बेनगंगा और नलगंगा नदी के माध्यम से विदर्भ क्षेत्र में कृषि के लिए सिंचाई कार्य यहाँ पे शुरू किया जाएगा। अगर वहीं बात करते हैं, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, नदी जोड़ो परियोजना अगर पूछे किस क्रांति से संबंधित है तो यह संबंधित है अमृत क्रांति से। अगर पूछे कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, याद रखेंगे जीके में ये बन सकता है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी तो केन और बेतवा नदी पर बनाई गई थी। केन और बेतवा नदी परियोजना अगर पूछे किस राज्य में बनाई गई है तो यह संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। नेक्स्ट हमारा है, बच्चों मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ, बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप सभी को आसानी से प्रश्न आपके दिमाग में बार बार सुनने से याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े, इसलिए मैं जो है इतनी बार एक ही प्रश्न को रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए धीरज सिंह को नियुक्त किया गया है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष। इसके बारे में व्याख्या देखें तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान ये कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है। इसे जो है क्या कहते हैं, इसे FTII भी कहते हैं, यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसका अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है तो धीरज सिंह को बनाया गया है, 5 साल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एस सोमनाथ कौन है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। एस सोमनाथ ये इसरो के अध्यक्ष हैं। प्रीति सूदन UPSC की अध्यक्ष बनाई गई हैं। श्रीनिवासुलु शेट्टी ये कौन बनाए गए हैं तो SBI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। टी सोमनाथन कौन है तो ये कैबिनेट सचिव हैं। तो ये सभी प्रश्न आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन जी हैं, शाहरुख खान हैं, अभिनव बिंद्रा हैं या द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो यह किया गया है स्विट्जरलैंड में, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है तो शाहरुख खान को मिला है। इसे जो है कैरियर लेपर्ड अवार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार अगर पूछे किसको मिला है तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को मिला है। ओलंपिक अवार्ड सम्मान अभी हाल ही में किसे दिया गया है तो यह दिया गया है अभिनव बिंद्रा जी को। आप सभी को पता है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक से पहले जो है यह अवार्ड किसको दिया गया है तो यह दिया गया है अभिनव बिंद्रा जी को। फिजी और तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है तो हमारी महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री निजित मोइन आसोनी योजना किसने प्रारंभ करी है। झारखंड ने, बिहार ने, असम ने, पश्चिम बंगाल ने। तो मुख्यमंत्री निजित मोइना आसोनी योजना शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री निजित मोइन आसोनी योजना यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि बाल विवाह को रोकने के लिए यह योजना शुरू किया गया है, जिसमें महिलाओं को यानी जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने के लिए हर माह जो है 1200 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ताकि वो अपना अधिकतर समय पढ़ाई में लगा सके और जिससे कि उनका बाल विवाह इस माध्यम से रोका जा सके। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निजित मोइना आसोनी योजना कहाँ शुरू किया गया है, असम में शुरू किया गया है। असम में देख लेते हैं महत्वपूर्ण मूर्ति जो कि स्टेचू ऑफ बेल्लोर है, यह किसकी है तो यह मूर्ति है लाचित बोरफुकन जी की, जो कि अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। यह मूर्ति कहाँ पर स्थापित हुई है तो जोरहाट असम में स्थापित हुई है। इस मूर्ति की अगर पूछे ऊंचाई कितनी है तो 125 मीटर है। कितनी है तो 125 फुट है, ये आपको याद रखना है कितना है तो 125 फुट है। और यह मूर्ति कहाँ पर स्थापित है, जोरहाट असम में स्थापित है। कामाख्या देवी मंदिर ये कहाँ पे है तो कामाख्या देवी मंदिर यह असम में है। कामाख्या देवी मंदिर को ऐसा ये यहाँ पे जो है योनि की पूजा की जाती है जिससे सृष्टि की रचना हुई है। और यहीं पर जो है इसी मंदिर में अम्बुबाची का मेला भी लगता है। तो अम्बुबाची का मेला अगर पूछे कहाँ लगता है तो असम में लगता है। किस मंदिर में तो कामाख्या देवी माता मंदिर में लगता है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11वां। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अट्टू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मालदीव में, फिजी में, तिमोर लेस्टे में या नेपाल में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव में किया गया है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी जो है मालदीव की यात्रा पर गए थे। मालदीव की राजधानी का क्या नाम है? माले है। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मोइज्जू है। यहीं पर जो है एक शहर है जिसका नाम है अड्डू। तो अड्डू शहर में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने 2 परियोजनाओं की शुरुआत करी है, जिनमें पहला है अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन, ये पहली योजना शुरू करी है। इसके बाद दूसरी वाली अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज परियोजना, ये दूसरी शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा शुरू की गई है मालदीव में। ये दोनों परियोजनाएं भी याद रखना है। अब देखते हैं भारत का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो जन औषधि केंद्र भारत के बाहर विदेश में पहली बार स्थापित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पोर्ट लुइस में स्थापित हुआ है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा स्थित है? तो 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड स्थित है। यानी यहाँ पर आपका हो जाता है मिनिकॉय द्वीप और इसके नीचे है मालदीव। ठीक है, तो ये एक देश है और ये जो मिनिकॉय है ये हमारे एक द्वीप है, केंद्र शासित द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का ही एक द्वीप, छोटा सा द्वीप है। तो ये मिनिकॉय और यहाँ पे मालदीव के बीच में पूछ रहा है कौन सा डिग्री रेखा स्थित है? तो 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत और मालदीव के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो इक्वेरियन और एकता अभ्यास, ये दोनों अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 12वां। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईएफसी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान अगर पूछे किसको मिला है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास को मिला है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क अगर यह पूछे कि किसके द्वारा जारी किया गया है तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इस बार जो है 9वें क्रम की जारी की जाती है, नई दिल्ली से जारी की गई है। इसमें जो है समग्र श्रेणी में अगर पूछे पहला स्थान किसको मिला है तो आईआईटी मद्रास को मिला है और दूसरा स्थान मिला है आईआईएससी बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है। जबकि पूछे विश्वविद्यालय में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। और वहीं दूसरी बात दूसरे विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला है तो दूसरा स्थान JNU दिल्ली को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं HDI, ये 4 महत्वपूर्ण इंडेक्स याद रखना है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है तो 134 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 111। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक है 109 और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 59। 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है तो यह होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मित्र शक्ति अभ्यास अगर पूछे किसके बीच में होता है तो यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। 2023 में मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन अगर पूछे कहाँ पर हुआ था, होस्ट था भारत 2023 में। 2023 का अगर पूछे होस्ट कौन था तो भारत था, लेकिन 2024 का अगर होस्ट पूछे मित्र शक्ति अभ्यास का कौन है तो श्रीलंका है 2024 का। इस बार ये किस क्रम का है तो ये 10वें क्रम का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है जिसका नाम है सिलिनेक्स अभ्यास। तो सिलिनेक्स अभ्यास और मित्र शक्ति अभ्यास ये दोनों भारत और श्रीलंका के बीच में होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास देख लेते हैं जिसमें भारत भी शामिल है, जैसे IMT ट्राइलेंट अभ्यास। इसमें 3 देश शामिल हैं जिसमें I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक और T फॉर तंजानिया। तो ये 3 देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है जिसको IMT ट्राइलेंट अभ्यास कहते हैं। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच में होता है तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच में होता है तो यह भारत और जापान के बीच में होता है। मैत्री अभ्यास किसके बीच में होता है तो मैत्री अभ्यास होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है तो यह भारत और UAE के बीच में होता है।
14वां प्रश्न हमारा है IUCN रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो कल्पा शताब्दी, नीलकुरुंजी, नीलगाय या कल्पा सुअरड़ा। तो रेड लिस्ट में शामिल किया गया है नीलकुरुंजी पौधा को। इसके बारे में व्याख्या देखें तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 को होती है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा एक लिस्ट जारी किया जाता है। तो IUCN के द्वारा एक लिस्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है रेड लिस्ट। इस लिस्ट में जो है संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बताया जाता है कि कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त के करीब है। तो नीलकुरुंजी पौधा जो है रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। और यह पौधा अगर पूछे कहाँ पाया जाता है तो यह पौधा जो है 12 सालों में एक बार इसमें फूल खिलता है। और यह पौधा पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ी पर। और नीलगिरी पहाड़ी अगर पूछे किस राज्य में स्थित है तो तमिलनाडु और केरल में स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर नीलकुरुंजी पौधा जो है स्थित, मतलब यहाँ पे फूल खिलता है। और इसे अभी जो है IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अभी PM मोदी जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों को जो है नई किस्मों को लॉन्च किया गया है, जिसमें है कल्पा शताब्दी और कल्पा सुअरड़ा। ये दोनों नई किस्मों को लॉन्च किया गया है। ये दोनों नई किस्में किस चीज़ से संबंधित है? तो यह नारियल की 2 नई किस्में हैं। इसको PM मोदी जी ने लॉन्च किया है। नीलगिरी पहाड़ी की अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोदा बेटा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? तो यह मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पर। ये वाला हो जाता पश्चिमी घाट और ये इधर से हो जाता पूर्वी घाट। इन दोनों के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी में जो सबसे ऊंचा पर्वत है इसका नाम है दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? इस पहाड़ी पर जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 15वां, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार जो है 1954 में पहला विश्व अंगदान किया गया था। तो पहला अंगदान कब किया गया था? 1954 में किया गया था। और किस अंग का अंगदान किया गया था? तो किडनी को जो है डोनेट किया गया था। और यह किडनी अगर पूछे किसने डोनेट किया था तो रोनाल्ड ली ने अपने भाई को जो है डोनेट किया था। तो इसलिए जो है 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली बार अगर पूछे अंगदान कब किया गया था तो 1994 को किया गया था। तो ये हो जाता है अंगदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 3, 4 और प्रश्नों को रिपीट करेंगे। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की याद में। और पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछे कब मनाया गया था? तो 11 जून को मनाया गया था। स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में 2024 में पहला स्थान किसको मिला है? तो यह मिला है कतर एयरवेज को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। स्काई ट्रैक्स की सूची अभी जारी की गई है जिसमें वैश्विक एयरलाइंस 2024 में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस एयरलाइंस को मिला है? तो कतर को पहला स्थान मिला है। सिंगापुर एयरलाइंस को दूसरा स्थान मिला है। अपने भारत की जो कंपनी है विस्तारा एयरलाइंस, इसको कौन सा स्थान मिला है? तो विस्तारा को मिला है 16वां स्थान। 17वां प्रश्न हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो एरर सिस्टम के साथ समझौता किया है? जीरो एरर कंपनी को जो है ZES कहते हैं। तो इसके साथ जो है समझौता किस कंपनी ने भारत के किया है? तो ध्रुव स्पेस ने किया है। तो बताना है GES कंपनी किस देश की है? जापान की, चीन की, USA की, सिंगापुर की। तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक जापानी कंपनी है। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगापुर की कंपनी है। ठीक है, तो GES कहाँ की कंपनी है? सिंगापुर की कंपनी है। तो भारत की स्टार्टअप एक कंपनी है जिसका नाम है ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस कहाँ की कंपनी है? तो यह हैदराबाद की कंपनी है। इसने अभी जो है ZES कंपनी से समझौता किया है जिसे कहते हैं जीरो एरर कंपनी, इसके साथ समझौता किया है। और अगर पूछे कि इस कंपनी का संबंध किस देश से है तो यह सिंगापुर की कंपनी है। ध्रुव स्पेस और ZES कंपनी के बीच समझौता हुआ है, किसके लिए हुआ है? तो कंप्यूटर क्षमता को बढ़ाने के लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। ध्रुव स्पेस कंपनी के बारे में देखते हैं। इसरो ने
किस प्राइवेट कंपनी को उपग्रह निरीक्षण के लिए अधिकार दिया है? तो यह दिया गया था अभी कुछ दिनों पहले ध्रुव स्पेस कंपनी को। ये आप याद रखेंगे। और यह कहाँ की कंपनी है? तो हैदराबाद की कंपनी है। हाल ही में हर घर और हर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ करी है? तो यह योजना शुरू किया गया है पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, गुजरात के द्वारा या मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा के द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है। हर गृहिणी योजना अगर पूछे किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया गया है। और इसमें जो है 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, यानी कि आपके घर तक जो है यह गैस सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा 500 रुपये में। लेकिन आपको एक साल में सिर्फ 12 गैस सिलेंडर ही मिलेगा, नहीं तो इसमें ब्लैक के या तो फिर कह सकते हैं इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टोर करने लग जाएंगे। तो इसलिए एक महीने में एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा, साल में 12 गैस सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपये में मिलेगा। तो हर गृहिणी योजना कहाँ शुरू किया गया है? हरियाणा में शुरू किया गया है। यहाँ के सीएम हैं नायब सिंह सैनी। हड़प्पा सभ्यता का अगर पूछे सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो राखीगढ़ी। यह अगर पूछे स्थान कहाँ पे है? तो यह हरियाणा में है। पहला राइस यानी कि पहला चावल एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है उड़ीसा में। लड़का भाऊ योजना अगर पूछे किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। हाल ही में छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जो कि छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देता है। तो मध्य प्रदेश सरकार के अगर पूछे सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम हैं मोहन यादव जी हैं। इनके द्वारा जो है छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि दी जाएगी और यह इस तरह की परियोजना लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें छात्राओं को प्रति वर्ष अगर पूछे तो 300 रुपये इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो 300 रुपये इसमें दिया जाएगा। और ये योजना शुरू की गई है क्लास 7 से क्लास 12 की जो लड़कियां होंगी उनके लिए यह योजना शुरू किया गया है। भारत की पहली वैदिक घड़ी अगर पूछे तो इसको मैंने पहले भी बता दिया, उज्जैन में स्थापित किया गया है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बना है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का अगर पूछे हाई कोर्ट किस जगह पे है, किस जिले में है? तो यह जबलपुर में है। 20वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? तो मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, इसकी खोज अगर पूछे कहाँ की गई है? लद्दाख में, सिक्किम में, बिहार में, असम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह बिहार में खोजा गया है। बिहार के ज़िले गया में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मयोनी पहाड़ी। यहीं पर जो है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे जो कि मधुमेह रोधी जड़ी बूटी है, इसकी खोज हुई है। इसे जो है स्थानीय लोग इस पौधे को क्या कहते हैं? स्थानीय लोग इस पौधे को गुडमार कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे जो कि मधुमेह रोधी जड़ी बूटी है। 21वां प्रश्न है, हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो दूसरी बार किसे घोषित किया गया है? तो यह एमपॉक्स को घोषित किया गया है वैश्विक बीमारी। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा घोषित किया गया है। इसके बारे में व्याख्या करें तो WHO ने जिसका नाम पहले हुआ करता था मंकी पॉक्स, इसका नाम बदल के क्या रख दिया है? तो इसका नाम रख दिया गया है एमपॉक्स। इसे ही दूसरी बार जो है स्वास्थ्य आपात घोषित किया गया है WHO के द्वारा। और यह जो है अगर पूछे एमपॉक्स किस द्वीप में सबसे ज़्यादा फैल रहा है? तो यह अफ्रीका द्वीप में फैल रहा है, ये आपको याद रखना है। और यह DNA वायरस से फैलने वाला रोग है। WHO की अगर पूछे स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। वर्तमान में WHO के अगर हेड पूछे कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। 22वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में समाप्त हुए नियोवाइस टेलीस्कोप मिशन का संबंध किससे है? रोसकॉस्मोस से, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से, नासा से या इसरो से? तो बताना है नियोवाइस टेलीस्कोप मिशन का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासा से संबंधित है। नियोवाइस टेलीस्कोप मिशन यह कब शुरू किया गया था? तो यह 2009 में नासा के द्वारा शुरू किया गया था। अभी यह मिशन समाप्त हो गया है, यानी कि यह टेलीस्कोप इसको समाप्त कर दिया गया है। और इसने अपनी अंतिम फ़ोटो अगर पूछे किसका लिया है? तो फारनेक्स तारामंडल का इसने अपनी अंतिम फ़ोटो ली है। तो अभी जो है नियोवाइस टेलीस्कोप मिशन जो कि नासा ने लॉन्च किया था, इसको समाप्त कर दिया गया है।
रोसकॉसमॉस अगर पूछे स्पेस एजेंसी किस देश की है तो यह रूस का है। इसरो जो है अपने भारत का है। जाक्सा पूछे कहाँ की स्पेस एजेंसी है तो जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। और वही पूछे कासा जो है अभी हाल ही में शुरू किया गया है तो यह कहाँ की स्पेस एजेंसी है तो यह दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है। हंगरी की राष्ट्रपति कौन बनाई गई हैं तो यह तमस सुलियोग बनाए गए हैं। आयरलैंड के नए पीएम कौन बने हैं तो साइमन हैरिस बने हैं। बांग्लादेश के जो प्रमुख बनाए गए हैं ये मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं। 23वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी चंद्र सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है तो दुनिया की सबसे पुरानी चंद्र सौर कैलेंडर की खोज अगर पूछे कहाँ हुई है, तुर्की में, इजराइल में, यूक्रेन में, ब्राज़ील में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की में खोज हुई है। तुर्की में एक साइट्स है यानी कि एक जगह है जिसका नाम है गोबेकली आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो कि कहाँ पे है, तुर्की में है। यहीं पर जो है दुनिया का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर की खोज हुई है। इसकी पुष्टि कैसे की गई है तो 13,000 वर्ष पुरानी यहाँ पर खगोलीय घटना का उल्लेख मिला है। किस साइट पर तो गोबेकली आर्कियोलॉजी साइट्स पर मिली है जो कि तुर्की में है। और यहीं पर दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर चंद्र सौर कैलेंडर की खोज की गई है। तुर्की की राजधानी का क्या नाम है, अंकारा है। यहाँ की मुद्रा का नाम है लीरा। और तुर्की में एक झील है जो कि विश्व प्रसिद्ध है जिसका नाम है वान गोलू झील। वान गोलू झील की अगर पूछे लवणता, सर्वाधिक लवणता अगर पूछे किस झील की है तो वान गोलू झील की है। जो आपका पाया जाता है तुर्की में पठार, इसका क्या नाम है तो इसका एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं और अनातोलिया का पठार। तो ये पठार अगर पूछे किस देश में स्थित है तो तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24वां, हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो मैंने ऊपर भी प्रश्नों को रिपीट करा दिया है, अगर आप सभी को याद है तो बताएं। गोविंद मोहन जी को, टीवी सोमनाथन जी को, प्रवीणा राय जी को या प्रीति सूदन जी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट सचिव बनाया गया है टीवी सोमनाथन जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है तो टीवी सोमनाथन जी को बनाया गया है। किनके स्थान पर तो राजीव गाबा के स्थान पर बनाया गया है। भारत में अगर पूछे आईएएस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है तो यह कैबिनेट सचिव होता है, जो बनाए गए हैं टीवी सोमनाथन जी बनाए गए हैं। गृह सचिव कौन बनाए गए हैं तो यह गोविंद मोहन जी बनाए गए हैं। और अगर बात करते हैं राजीव गाबा समिति का, अगर पूछे स्थापना क्यों किया गया था तो राजीव गाबा समिति की स्थापना की गई थी LGBTQ समुदाय के लिए, यानी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए राजीव गाबा समिति की स्थापना की गई थी। हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किसने करी है, जर्मनी ने, इटली ने, कनाडा ने या दक्षिण कोरिया ने। तो आपको बताना है कि प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किसने करी है, किस देश में हुई है तो यह जर्मनी में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जर्मनी में प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज हुई है। और इस कवक का क्या नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है माइक्रोफुंगी, इसका नाम रखा गया है। और इसका भोजन जो है केवल प्लास्टिक ही है। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति अगर पूछे किसकी बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। कवक से कौन से रोग होते हैं तो गंजा, दामाद, खाए फ्रूट, ये इसकी ट्रिक होती है। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दामाद से हो जाएगा दाद, खाज, खुजली, और फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फूट। तो कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फूट, ये सभी जो है कवक से होते हैं। शैवाल का अध्ययन अगर पूछे क्या कहलाता है तो फाइकोलॉजी कहलाता है, जबकि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2024 में बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है तो ग्लोबल हुरन के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रोशनी धन्नादर मल्होत्रा जी हैं। इसकी व्याख्या देखें तो हुरन इंडिया के रिपोर्ट मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है तो रोशनी नादर मल्होत्रा जी हैं। ये वर्तमान में HCL की चेयरमैन बनाई गई हैं। अगर प्रभावशाली महिला में पूछे कौन है तो रोशनी नादर जी हैं। जबकि प्रभावशाली परिवार में पूछे कि कौन सा परिवार सबसे प्रभावशाली है तो अंबानी का परिवार सबसे प्रभावशाली है। वहीं बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं तो नीता अंबानी, जो कि IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो PT उषा जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 27वां, हाल ही में किस राज्य के नजरायण व काजूबेली पक्षी अभयारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया है तो ये बताना है ये दोनों कहाँ के पक्षी अभयारण्य है, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु के, केरल के।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में हैं। व्याख्या देखें तो भारत में अब तक 82 थे, लेकिन 3 नई रामसर साइट्स जो है शामिल हो गई हैं। तो वर्तमान में भारत में पूछे कितनी रामसर साइट हैं, तो 85 रामसर साइट हैं। तो 3 नई जो शामिल हुई हैं इसके बारे में देख लेते हैं। एक तो है नजरायण पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा काजूबेली अभ्यारण्य। तो ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य अगर पूछे किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में दोनों हैं। और तीसरा वाला तवा जलाशय ये किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। तो 3 शामिल होने की वजह से वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट हैं। अगर बात करें कि रामसर साइट के मामले में पहला स्थान अगर पूछे कोई किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। और दूसरा स्थान अगर पूछे किस राज्य में है सबसे ज़्यादा रामसर साइट, तो उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में भारत में विश्व वेटलैंड्स सम्मेलन आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में किया गया है। 28वां प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गौरव। यह एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, इसका सफल परीक्षण DRDO ने किया है। DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, ये आपको याद रखना है, जिसका नाम है गौरव। DRDO अपने जितने भी परीक्षण करता है वो किस तट से करता है, तो उड़ीसा के तट से करता है। इस सफल जो ये ग्लाइड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, इसका अगर पूछे सफल परीक्षण किस जहाज़ से किया गया है, तो सुखोई विमान से किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में अभी हाल ही में DRDO के द्वारा स्वदेशी हल्का टैंक लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था, तो जोरावर नाम था। रुद्रम फर्स्ट क्या है, तो यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। 29वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं, तो डोड्डा गणेश किस देश के क्रिकेट के मुख्य कोच बनाए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, युगांडा, सोमालिया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केन्या के मुख्य कोच बनाए गए हैं। डोड्डा गणेश ये मुख्य कोच अगर पूछे किस देश के बनाए गए हैं, तो केन्या क्रिकेट टीम के बनाए गए हैं। और वहीं पूछे भारत के मुख्य कोच कौन हैं, तो गौतम गंभीर जी हैं, इनसे पहले राहुल द्रविड़ हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि इंडिया में जो बॉलिंग कोच है ये कौन बनाए गए हैं, तो मार्केल बनाए गए हैं भारत में बॉलिंग कोच। केन्या की राजधानी का क्या नाम है, तो केन्या की राजधानी का नाम है नैरोबी। और नैरोबी में ही UNEP का मुख्यालय है, यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी में है। और अगर पूछे कि UNEP का अगर स्थापना पूछे कब किया गया था, तो 5 जून 1972 को किया गया था। 30वां प्रश्न है, हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है, तो 78वां स्वतंत्रता दिवस अब की बार हमने मनाया है 2024 में। कौन सा, तो 78वां मनाया है। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी जी ने कितनी बार अब तक अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में झंडा फहरा दिया है, तो 11 बार इन्होंने फहरा दिया है। व्याख्या देखें तो स्वतंत्रता दिवस अभी कब मनाया गया है, 15 अगस्त को मनाया गया है। इसके एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत होती है 2021 से। सर्वाधिक बार अगर पूछे लाल किले से ध्वजारोहण करने वाले PM कौन हैं, तो सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी जी हैं और तीसरे नंबर पर कौन बन गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। और इन्होंने 11 बार अब तक जो है लाल किले से ध्वजारोहण किया है। यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। और ये ध्वजारोहण अगर पूछे कहाँ से करते हैं, तो कर्तव्य पथ से करते हैं। जबकि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। और ये ध्वजारोहण किस जगह से करते हैं, तो लाल किले से करते हैं। गणतंत्र दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक है। पैरा ओलंपिक 2024 की शुरुआत की गई है, 28 अगस्त से यह शुरू हो जाएगा। पैरा ओलंपिक का मतलब होता है दिव्यांग खिलाड़ियों का यह जो है खेल है, जिसमें जो है उद्घाटन समारोह भारत की तरफ से कौन बनाए गए हैं, तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक बनाए गए हैं पुरुष में कौन बनाए गए हैं, तो सुमित अंतल जी बनाए गए हैं। इनका खेल है भाला फेंक। अगर हमें पूछे महिला में जो है ध्वजवाहक कौन बनाई गई हैं, तो यह बनाई गई हैं भाग्यश्री जाधव जी और इनका खेल कौन सा है, तो शॉट पुट है। पैरा
पैरालंपिक पेरिस ओलंपिक में अगर पूछे भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी भाग लेंगे तो 84 खिलाड़ी भाग लेंगे और ये 12 खेल खेलने वाले हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, जिसको अभी हाल ही में समाप्त किया गया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 किस क्रम का आयोजन किया गया था? तो 33वें क्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ध्वजवाहक पूछे कौन बनाए गए थे? तो उद्घाटन समारोह के बनाए गए थे पीवी सिंधु और शरद कमल जी बनाए गए थे। और समापन के अगर पूछे ध्वजवाहक कौन बनाई गई थी? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश बनाए गए थे। इसमें जो है पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और ये 16 खेल खेलने वाले थे। इसका शुभंकर क्या था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था फ्रीजी टोपी। पहला स्थान अगर पूछे पेरिस ओलंपिक में किस देश को मिला था? तो अमेरिका को मिला था। अमेरिका ने इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे, 40 गोल्ड मेडल। भारत ने इसमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, 1 सिल्वर जीता था और 5 ब्रॉन्ज जीता था। और इसके साथ जो है भारत का रैंक है 71वां। और अगर पूछे ये सिल्वर किसके द्वारा जीता गया था? तो सिल्वर जीता गया था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा सिल्वर जीता गया था। हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेतोंग तारन सिनावात्रा यहाँ की नई PM बनाई गई हैं। इसके बारे में व्याख्या देखें तो थाईलैंड के अब तक PM कौन थे? तो श्रेथा थाविसिन थे, लेकिन इनको जो है यहाँ के न्यायालय कोर्ट के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। और थाईलैंड के नए PM कौन बनाई गई हैं? तो पेतोंग तारन सिनावात्रा जी बनाई गई हैं, जो कि अब तक थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं। और थाईलैंड और भारत के बीच में अगर पूछे कौन सा अभ्यास होता है? तो मैत्री अभ्यास और अयुत्या अभ्यास किसके बीच में होता है? तो ये दोनों अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि की गई है। अभी जो है WHO के द्वारा इसे दूसरी बार जो है वैश्विक इमरजेंसी घोषित किया गया है। और अभी जो है अफ्रीका महाद्वीप के बाहर एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि किस देश में की गई है? जर्मनी में, स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्वीडन में। एमपॉक्स जिसका मैंने बता दिया नया नाम क्या रख दिया गया है? तो यह नाम रख दिया गया है मंकी पॉक्स का नया नाम रख दिया गया है एमपॉक्स। यह जो है WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इस बीमारी को घोषित किया गया है। और अफ्रीका से बाहर अगर पूछे एमपॉक्स का पहला केस किस देश में देखा गया है? तो यह स्वीडन में देखा गया है। स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। और स्वीडन जो है अगर पूछे किस देश का 32वां सदस्य देश बना है? तो नाटो का नवीनतम सदस्य देश स्वीडन बना है, ये आपको याद रखना है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। अगर पूछे पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम अगर पूछे स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम है। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? तो यहाँ की मुद्रा का नाम है क्रोन। 34वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में टाइफून एम्फिल से कहाँ भारी बारिश हुई है? तो भी हाल ही में टाइफून एम्फिल से कहाँ भारी बारिश हुई है? ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में, जापान में या मैक्सिको में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जापान में हुआ है। जापान में अभी हाल ही में एम्फिल टाइफून आया है। इस टाइफून को जो है चक्रवात हमारे यहाँ पे कहते हैं। और यहाँ पर भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण यहाँ पर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। और कुछ दिनों पहले यहाँ पे भूकंप भी आया था, जो कि 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। और इसके बाद जो है टाइफून भी आया है और यहाँ पे जो है चेतावनी जारी की गई है। और यह तूफान अगर पूछे चक्रवात कहाँ आया है? तो जापान में आया है। जैसे हमारे यहाँ पे चक्रवात कहते हैं, वैसे जापान में जिसको टाइफून कहते हैं। हरिकेन में जो है चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। और हरिकेन अगर पूछे किस जगह पे कहलाता है? तो कैरिबियन सागर में, जो उत्तरी अमेरिका होता है और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप है, यहीं पर अगर चक्रवात आता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको हरिकेन कहते हैं। जबकि टार्नेडो जो है कहाँ कहलाता है? तो यह अमेरिका में कहलाता है टार्नेडो। और वहीं बिली बिलीज जो है यह कहाँ कहलाता है? तो चक्रवात को बिली बिलीज ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अभी एक चक्रवात आया था जिसका नाम रखा गया है रेमल। और यह नाम किसने रखा था? तो यह ओमान ने इसका नाम रेमल रखा था। और इस रेमल का अर्थ पूछे क्या है? तो इस रेमल का अर्थ रेत बताया गया है। जापान में 4 प्रमुख द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? तो 4 प्रमुख द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये 4 द्वीप हैं जिन पर मानव रहते हैं। जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो और यहाँ के PM है फूमियो किशिडो। और जापान की मुद्रा का क्या नाम है? यहाँ की मुद्रा का नाम है येन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि
किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएनओ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पर्वत नेनी हरीश जी को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है पूछे भारत की अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अब तक कौन थी? तो रुचिरा कंबोज जी थी, लेकिन इन्हें जो है अब यहाँ से मतलब क्या किया गया, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो इनके स्थान पर और पर्वत नेनी हरीश जी को अस्थायी प्रतिनिधि यूएनओ में बना दिया गया है। लेकिन अभी ये वर्तमान में कहाँ पर हैं? तो ये वर्तमान में जर्मनी के राजदूत हैं। यहाँ से ये डायरेक्ट जो है अस्थायी प्रतिनिधि बना दिए जाएंगे यूएनओ के। तो आपको याद रखना है यूएनओ का अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया जाएगा? तो पर्वत नेनी हरीश जी को बनाया जाएगा। किसके स्थान पर? तो रुचिरा कंबोज जी के स्थान पर बनाया जाएगा। यूएनओ की स्थापना कब होती है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क पूछे किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। 193वां या फिर नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए हैं? तो मैंने बता दिया था टीबी स्वामीनाथन जी। गृह सचिव गोविंद मोहन जी। और ईडी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं राहुल नवीन जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 36। हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सेशल्स और भारत के मुख्य न्यायाधीश कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केरल में किए हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या गुजरात में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केरल में किया गया है। कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कोट्टायम शहर केरल में किया गया है, जिसमें चीफ गेस्ट बनाए गए हैं भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश। इसके चीफ गेस्ट बनाए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं। और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो जस्टिस रोशनी गोविंदन जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जस्टिस रोनी गोविंदन जी ये सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश हैं। यहीं पर जो है इन दोनों जस्टिसों के कारण भारत का पहला डिजिटल कोर्ट स्थापित किया गया है। तो भारत का डिजिटल कोर्ट अगर पूछे कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत और सेशल्स के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो एक तो लामितीय अभ्यास होता है, दूसरा कटलेस अभ्यास का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो भी सेशल्स में किया गया था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल अगर पूछे कब से स्टार्ट होता है? तो भारत की सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल 28 जनवरी 1950 को स्टार्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर पूछे एक अभिलेख न्यायालय है। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 129 में कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनाई गई थी? तो फातिमा बीबी जी बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 37वां। हाल ही में दिवंगत डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? तो ये जो है टैंक से संबंधित हैं, ग्लाइड बम से संबंधित हैं, या विमान से या मिसाइल अग्नि मिसाइल से संबंधित है? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी ये मिसाइल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें जो है भारत में अग्नि मिसाइल का जनक कहते हैं। ठीक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या कहते हैं? अग्नि मिसाइल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जबकि पूछे कि जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी को कहते हैं। अभी जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा 1983 में IGMDP की स्थापना की जाती है 1983 में, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की स्थापना 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया जाता है। और इसी प्रोग्राम के तहत 5 बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण किया जाता है। और इन 5 बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर पूछे अहम रोल किसका था? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी का था। और ये 5 मिसाइलें कैसे याद कर सकते हैं? तो इसके लिए ट्रिक है पटना। P से हो जाएगा पृथ्वी, A से हो जाएगा अग्नि, T से हो जाएगा त्रिशूल, N से हो जाएगा नाग और A से हो जाएगा आकाश। तो ये आपको याद रखना है। 5 की 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी का संबंध है। ये भारत के अग्नि मिसाइल मैन कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है मलयालम फिल्म अट्टम को। संपूर्ण जानकारी देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देखते हैं कि नेशनल अवार्ड अब की बार जो है यह किस क्रम का था, तो यह 70वें क्रम का था। 2022 के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि 2023 या 24 के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो यह 2022 के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड 2017वें क्रम का 2022 के लिए दिया जा रहा है। और यह अवार्ड अगर पूछे किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। और यह अवार्ड कौन देंगी, तो द्रौपदी मुर्मू जी देंगी। अब हमारा यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो मलयालम फिल्म अट्टम को मिला है। और इसके निर्देशक पूछे कौन है, तो आनंद एरिकेसी जी हैं, जो कि केरल के हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर पूछे किसे मिला है, तो ऋषभ शेट्टी को मिला है। किस मूवी के लिए, तो कांतारा मूवी के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है 3 लोगों को मिला है, 3 महिलाओं को मिला है। एक तो नित्या को, दूसरा मानसी को और तीसरा मिला है थिरुचित्रभलम जी को मिला है। इन तीनों को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो सूरज साहब को मिला है। इनकी फिल्म ऊंचाई के लिए मिला है। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म अवार्ड अगर पूछे किसको दिया गया है, तो यह गुलमोहर को दिया गया है। और यहीं पर जो है स्पेशल जूरी अवार्ड अगर पूछे किसको मिला है, तो मनोज बाजपेयी जी को मिला है। ये गुलमोहर मूवी में एक्टर का किरदार निभाए हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है याद रखना है। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को मिला है और स्पेशल जूरी का अवार्ड मनोज जी को मिला है, जो कि गुलमोहर में भी एक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है, तो ये दोनों पोर्टल जो है किस योजना के तहत शुरू किए गए हैं, तो मिशन कर्मयोगी के तहत ये दोनों पोर्टल को शुरू किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये जो है केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने 2 पोर्टल को भी हाल ही में लॉन्च किया है, एक तो संकाय पोर्टल, दूसरा अमृत ज्ञान पोर्टल। और इन दोनों पोर्टलों का संबंध पूछे अगर किस मिशन से है, तो मिशन कर्मयोगी से संबंधित है ये दोनों पोर्टल। और मिशन कर्मयोगी की शुरुआत 2020 में पीएम मोदी जी के द्वारा की जाती है। और इसका संबंध अगर पूछे किसी योजना से है, तो सिविल सर्वेंट की क्षमता के विकास के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था। तो दोनों पोर्टल याद रखेंगे, संकाय पोर्टल और अमृत ज्ञान पोर्टल। सिविल सर्विस के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें जो है जो भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका प्री क्वालिफाई हो गया है, तो उनको 1 लाख रुपए जो है किसके द्वारा दिया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा इसमें दिया जाएगा। और इसी तरह की योजना राज्य सिविल अभय हस्तम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-08 को किससे लॉन्च किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी से लॉन्च किया गया है। अभी जो है 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, और किस रॉकेट से, तो SSLV-D3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा जो है 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है और जिसकी लागत आई है 56 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, एक तो है EOS-08 और दूसरा है SR-0 उपग्रह, तो इन दोनों को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, PSLV-C58 से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था, तो एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था। जबकि PSLV-C57 से आदित्य L1 मिशन सूर्य के लिए लॉन्च किया गया था। LV-M4 को जो है लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था मून के लिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास थोड़ी आराम से मैंने पढ़ाई है, वो हो सकता है कि 40 मिनट से भी ज़्यादा बड़ी बन गई हो, देख लेते हैं एक बार। 53 मिनट की बन गई है। वैसे अगर डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर बताना होता तो ये 20 से 25 मिनट में समाप्त हो जाता, लेकिन इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और हर प्रश्न में एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर है, तो इसकी वजह से क्लास जो है बड़ी हो गई है। और मैंने आज की क्लास को बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, ताकि आप सभी को अगर 1 सप्ताह के करंट अफेयर को अगर समझने में प्रॉब्लम हुई है, तो इस क्लास को देखने के बाद आपकी 1 सप्ताह के करंट अफेयर अच्छी से तैयार हो जाए। तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप सभी को इसका PDF चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, या फिर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये PDF अवेलेबल करवा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।